सभी लोगों को नमस्कार एवं हरित प्रणाम। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मेरे हरित प्रणाम करने से ही आप समझ गए कुछ एक विशेष दिन है, और यह जो विशेष दिन है आज 5 जून है और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जाता है। मैं पर्यावरण दिवस पे बात करूंगा, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग थीम पे आऊंगा, कुछ आपसे उस पर बातें भी करूंगा क्योंकि वो आपके जीएस पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आज जो हम जिस विषय पर यहाँ पर हम बात करेंगे, आज हम किसी उदारवाद या व्यक्तिवाद पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आज हम उस पर चर्चा करेंगे जो आपको मैंने उदारवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद या राज्य के संदर्भ में जो मैंने सिद्धांत और विचारधाराएं मैंने आपको बताई थी, उन पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यदि मैं केवल बताता चलूंगा, पढ़ाते चले जाऊंगा, तो हम कैसे यह जान पाएंगे कि हम कितना गेन कर रहे हैं। देखिए, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी वगैरह में क्या है कि बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, उसमें लिखना नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है और कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं, अगर वो चीजें क्लियर हैं तो आप क्या करते हैं, एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। यूपीएससी में क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप आईएएस पीसीएस जब दे रहे होते हैं तो वहां पे पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान विषय में जिस भी आप सिद्धांत को लिख रहे होते हैं, जिस भी जिस विचारक के बारे में आप बात कर रहे होते हैं, वहां पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और एक तारतम्यता होती है जिस तारतम्यता के तहत आप किसी भी प्रश्न का आप उत्तर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो तारतम्यता दिखनी चाहिए, जो हम प्रश्न लिखने की, आंसर राइटिंग की जो हमारी शैली होगी, जो स्ट्रक्चर होगा, वो मैं आपसे वहां डिस्कस कर चुका हूँ। मेरे लेक्चर में क्लियर है कि जो मैं पॉइंट्स आपको बताता हूँ, एज इट इज आप उसी पॉइंट्स को अगर लेके आप चलेंगे तो आपके आंसर राइटिंग क्या होंगे, बेहतर होंगे। शॉर्ट नोट्स ज्यादा पूछते हैं, शॉर्ट नोट्स में आप ज्यादा अच्छे नंबर पाते हैं, इसलिए शॉर्ट नोट्स की चर्चा मैंने अपने हर लेक्चर में की है। तो आज मैं उस विषय पे बात करूंगा क्योंकि यहाँ पे जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, तमाम लोग यूजीसी नेट की परीक्षाओं के लिए, टीजीटी, पीजीटी, इवन यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर या जीडीसी, जो आपके लोक सेवा आयोग से कुछ वैकेंसी आई हुई थी और कुछ आई थी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से। बहुत सारे आयोगों की और भी परीक्षाएं हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की भी परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर की। वहां पर जो सवाल आते हैं, वो जो फैक्ट पूछे जाते हैं, उन फैक्ट के बारे में मैं कुछ आपसे बात करूंगा। कुछ स्टार्टिंग है। इसका एक चीज और बता दूं, इसका जो पीडीएफ है वो आपको लगभग 1 हफ्ते बाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। जैसे वो मेरे पास तैयार होगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वहां पे एक लिंक क्रिएट करूंगा, उस लिंक के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे और वो चीज आप वहां से प्राप्त करेंगे। एक लंबी सीरीज होगी, क्वेश्चन आंसर की एक लंबी सीरीज होगी, क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो क्वेश्चनों की जो सीरीज मिलेगी उसे अगर आप सॉल्व करेंगे, बहुत सारे जो आपके मन में तर्क है, बहुत सारे मन में जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, बहुत सारे मन में सवाल आएंगे, क्योंकि देखिए आप टीचर से तब कम्युनिकेट कर पाएंगे जब आप क्या कहते हैं उसके बारे में जब आप अध्ययन करना शुरू करेंगे। अध्ययन करने का मतलब है कि आप हल करना जब शुरू करेंगे तब आप टीचर से कम्युनिकेट करेंगे और अपनी समस्याओं को आप क्या करेंगे, बता पाएंगे, और टीचर्स आपकी समस्याओं क्या करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस पहले हम लेते हैं कि किस आधार पे हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे कल मैंने एक आपको थ्योरी बताई थी। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे कल मैंने एक आपको थ्योरी बताई थी, कीन्स थ्योरी के नाम से मैंने आपको बताया था। 1936 किताब का नाम क्या था कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड मनी, ये उसकी किताब का नाम था। और इस किताब में एक्चुअली लिखा क्या था उसने? उस किताब में उसने लेसर-फेयर की बात की थी, हस्तक्षेप की बात की थी कि राज्य को क्या कहते हैं, हस्तक्षेप क्या किया था, राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार किया था इकोनॉमिकल फील्ड में। तो ये जो हमारा पढ़ने का तरीका होगा, कीन्स 1936 किताब का नाम, क्या उसका रूप था। तो आप बिल्कुल उसको बता सकते हैं। अगर ये पूछा जाए सवाल, अगर घुमा के सवाल पूछा जाए कि 1936 में इन्वेस्ट एंड मनी जो पुस्तक थी वो किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई थी, नीचे 4 वो दे दिए। तो वहां क्या था, वहां सकारात्मक उदारवाद की बात करनी थी, कल्याणकारी राज्य की बात करनी थी। तो कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट क्या था कि हाँ, हस्तक्षेप करे। तो ये क्या कहते हैं, हमारा ये पढ़ने का नजरिया होना चाहिए। इसी में दूसरा हम गलब्रेथ की बात करते हैं। गलब्रेथ एक राइटर है, दूसरा क्वेश्चन है, गलब्रेथ एक राइटर है। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, द एक्यूमेंट सोसाइटी, और दूसरी किताब का नाम है द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट। यह 2 किताबें लिखते हैं और दोनों किताबों में क्या किया है, इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की। 1930 के बाद ये किताब लिखी जा रही है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने बात किसकी की है, उन्होंने बात की है कि इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे भारत में अडॉप्ट की जा रही है।
कैसे यूरोपियन कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी क्या नाम है ली जा रही है, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कैसे वो कर रहे हैं, और इसमें इन्होंने पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात की है, सकारात्मक उदारवाद की बात की है। इसी तरह क्या कहते हैं हम और आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, अदृश्य राज्य का सिद्धांत किसने दिया? अदृश्य राज्य का सिद्धांत किसने दिया? तो यह इकोनॉमिकल से जुड़ा हुआ है, और कहीं अदृश्य राज्य का मतलब है कि राज्य क्या कहते हैं हस्तक्षेप करने की जब बात आती है तो वो क्या है, एडम स्मिथ का स्टेटमेंट हो जाता है। एडम स्मिथ कहता है, अदृश्य राज्य का सिद्धांत देता है। इसी में और एक मैन वर्गिस की एक कृति है, हर्बर्ट स्पेंसर ने एक किताब लिखी है। स्पेंसर की किताब जो है वो है मैन वर्सेस स्टेट। मैन वर्सेस स्टेट ये जो किताब है, इसमें क्या है, इस किताब में उन्होंने स्पेंसर ने यह दिखाने की क्या नाम है कोशिश की है, यह जो पृथ्वी पर जो लोग राज्य जो बना है वो क्या है, वो पूर्व जन्मों में जो अतताई लोग थे, जो व्यक्ति लोग थे, उनकी दुष्टता की वजह से यह राज्य बना हुआ है। उन्होंने राज्य को वहां पे सिद्ध किया, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो क्या दिया, मैन वर्सेस स्टेट, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दे दिया। तो देखिए, आप सिद्धांत के माध्यम से उनकी किताबों का अगर अध्ययन करेंगे तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। सिद्धांतों से किताब को आप समझने की कोशिश करिए। इसी में जब हम चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये किताब आती है रीसेंट पॉलिटिकल थॉट, यह जो किताब आती है कोकर की किताब है। अब देखिए कोकर में लिखता क्या है, कोकर मैंने पिछले चैप्टर में अपने लेक्चर में मैंने चर्चा नहीं की थी। कोकर इसमें जो बताते हैं कि राज्य के जो कार्य है उसके निर्धारण की क्या क्या अवस्थाएं होंगी, उन अवस्थाओं की चर्चा करता है और राज्य के कार्यों को स्पष्ट कर देता है कि राज्य क्या क्या कार्य करेगा, तो सीधे स्पष्ट कार्यों को बता देता है। एक चीज आपको बता दूं कि हम लोग बहुत सारी चीजें जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें एक चीज हम लोग ध्यान से भूल जाते हैं कि हम राइटर्स, कौन सा राइटर्स कहां पर है। एक नया ट्रेंड चल गया क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि पूछते हैं फला राइटर किस जगह का है। जैसे लियो डुब्बी का नाम आता है, वो कहां से है, फ्रांस से है। लास्की कहां से थे, इंग्लैंड से थे। लिंडसे कहां से थे, इंग्लैंड से थे। फॉलेट कहां से थे, मिस फॉलेट कहां से थे, इंग्लैंड से थे। फिलिंग्स कहां से थे, इंग्लैंड से थे। दुर्खाइम की बात करेंगे, फ्रांस की बात हम करेंगे। जीडीएच कोलमैन की बात करेंगे, इंग्लैंड की बात हम करेंगे। ह्यूगो ग्रैब की बात करेंगे, कहां से बात करेंगे, हालैंड की बात करेंगे। आप बार्कर की बात करेंगे तो इंग्लैंड की बात करेंगे, और मैकावर की बात करेंगे तो कनाडा की बात करेंगे आप। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को आप, कि कभी भी जिस राइटर को आप पढ़ रहे हैं उसको वो किस जगह पे उसका जन्म हुआ है, किस देश से उसका ताल्लुकात है, यह याद करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसी में हम एक किताब और देखते हैं, द स्टेट ऑफ कैपिटल सोसाइटी। द स्टेट ऑफ कैपिटल सोसाइटी यह किसकी किताब है, यह रैल्फ मिलीबैंड की किताब है। यह मैं जो प्रश्न आपको बता रहा हूं, यह प्रश्न क्या कहते हैं, यह पीजीटी का सवाल है कि द स्टेट एंड कैपिटल सोसाइटी कहां से, मतलब ये किसकी कृति है। ये जो किस कृति की बात करता है, रैल्फ मिलीबैंड की किताब ने लिखा है, ये राइटर है उसके। देखिए, राज्य के बारे में 3 राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल मैं कहता हूं कि अगर कोई भी अच्छी परीक्षाएं जब होती हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में जरूर पूछी जाती हैं, वो राज्य के क्या कार्य है, राज्य कहते किसे हैं, उसके संदर्भ में बार्कर है, लिंडसे और फिलिंग्स है। 3 स्टेटमेंट ये आते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, बार्कर कहते हैं, इसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस। ये क्या है, ये संगठन का संगठन, ये क्या नाम है, संगठन, वो सॉरी, ये आप कह लीजिए, ये कहता है कि एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस, ये सहयोग का संघ है। इसी में लिंडसे जब आते हैं, लिंडसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ये संगठनों का संघ है। इसी में क्या कहते हैं, तीसरे राइटर फिलिंग्स जो महोदय आते हैं, वो कहते हैं यह क्या कहते हैं, सोसाइटी ऑफ सोसाइटीज। यह क्या है, ये समाजों का समाज है। यह 3 नाम आप जरूर रखिएगा। एसोसिएशन से याद रखिएगा बार्कर को, और आप ऑर्गेनाइजेशन से याद रखिएगा लिंडसे को, और आप सोसाइटी से याद रखिएगा फिलिंग्स को। तो आप इसको सवाल को आप कभी आपका ये गलत नहीं होगा, और ये सवाल किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसी बहुविकल्पी प्रश्न के चक्कर में हम आगे बढ़ेंगे तो एक सवाल फिर आता है कि इम्पोर्ट स्टेट किसे कहते हैं। वो आयातित राज्य की संज्ञा किसने दी है, वो बर्डेन बड़ई एक राइटर हुए हैं, जिन्होंने इस बात को कहा है कि यह जो राज्य है वो क्या है, ये आयातित राज्य है। निकोलस पोलंजास की एक जो राज्य के बारे में परिभाषा देते हैं, सवाल कभी कभी जो कॉन्सेप्चुअल आप उसमें जाते हैं तो सवाल पूछा जाता है, निकोलस पोलंजास ने राज्य की परिभाषा को किस रूप में परिभाषित किया है। और जब ये सवाल आता है, अगर आपने सामाजिक समझौते के रूप में अगर ढंग से आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। निकोलस पोलंजास जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, जिस तरह उनका नाम है, और नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि वो क्या, वो सामाजिक समझौतों के रूप में क्या कहते हैं, राज्य को परिभाषित कर रहे हैं।
एक किताब लिखी गई है, क्या नाम है, कि राज्य को बहुरूपी बताया गया है। माइकल मान एक राइटर हुए हैं जिन्होंने राज्य को क्या बताया, एक बहुरूपी रूप बताया है इसको। ये कहता है इसके बहुत सारे अनेक रूप हैं। वो कहता है द स्टेट इज पॉलीमोपस, राज्य को बहुरूपिया बनाया हमने, बहुरूपी, बहुत सारे रंगों के रूप में, बहुत सारे उसके प्रतिमूर्त बताया है राज्य को उन्होंने। एक रैल्फ मिलीबैंड की एक पुस्तक का नाम है द स्टेट इन कैपिटल सोसाइटी। यह किताब आप जरूर याद करिएगा। मैं दूसरी बार यह किताब आपसे चर्चा कर रहा हूं क्योंकि ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल जैसे मैं चर्चा कर रहा था, इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ेंगे कि राज्य का यंत्रीय सिद्धांत किसने दिया, मैंने बताया था राज्य का जो यंत्रीय सिद्धांत दिया वो किसने दिया था, वो J.S. मिल साहब ने दिया था। J.S. मिल राज्य को यंत्रीय सिद्धांत के रूप में परिभाषित करते हैं। अब जब इसी में चर्चा कर रहे होंगे, अगला क्वेश्चन, किसने राज्य का जो आधार है वो शक्ति के रूप में स्वीकार किया है, वो T.H. ग्रीन ने स्वीकार किया है। कल मैंने बताया था ये कि ग्रीन किस तरह की बातों को स्वीकार करता है, शक्ति के रूप में किसको स्वीकार करता है, वो राज्य को स्वीकार करता है। C.L. बेपर ने क्या कहते हैं कि राज्य को 3 श्रेणियों में बांटा है। वो जो 3 श्रेणियां हैं वो यंत्रवादी रूप में, यंत्र के रूप में राज्य कैसा होगा, वर्ग के रूप में राज्य कैसा होगा और जीवन के रूप में राज्य कैसा होगा। जब वो यंत्र के रूप में मांगता है तो यंत्र के रूप में क्या कहते हैं, वहां पे 2 तरह के विचारक आपके पाए जाएंगे। हॉब्स और लॉक की चर्चा कर देता है। जब वर्ग के रूप में मांगता है तो मार्क्स और लेनिन की बात करता है, और जब जीवन के रूप में बात करता है तो वह रूसो की बात करता है, हीगल की बात करता है और ग्रीन की बात करता है। देखिए प्रश्न उठता है कि राज्य को जून पॉलिटिकॉन कहकर किसने संबोधित किया है। जून का महीना चल रहा है, जून से आप समझ लीजिए कि जून पॉलिटिकॉन शब्द के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि किसने सबसे पहले प्रयोग किया है, तो वह जो विचारक है, वो वैज्ञानिक विचारक जो है वह अरस्तु है। अरस्तु ने सबसे पहले क्या कहते हैं, जून पॉलिटिकॉन शब्द राज्य के संदर्भ में क्या किया, प्रयोग किया। राज्य को पारस्परिक सुरक्षा के लिए एक कंपनी मानने वाला। कंपनी शब्द याद रखिएगा, अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपको कंपनी शब्द मिल जाए तो वहां पे आपको आंख बंद करके जो टिक करना है वो क्या है, वो हर्बर्ट स्पेंसर पे आप टिक करेंगे। राज्य को समुदाय के रूप में मानने वालों की एक लंबी लिस्ट है। अगर वो लिस्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो जब भी राज्य को समुदाय किसने नहीं माना है, इनमें से कौन विचारक है जिसने राज्य को समुदाय की संज्ञा नहीं दी है, तो यह जब विचारक आते हैं तो अगर हमें यह पता हो कि किसने किसने क्या नाम राज्य को समुदाय के संदर्भ में माना है, तो हमारा क्या कहते हैं, यह सवाल क्या होगा, सही हो जाएगा। तो वो कौन से राइटर होंगे, वो राइटर जैसे क्या कहते हैं, अगर आप बात करेंगे क्रैब की बात करेंगे, डिग्वी की बात करेंगे, बार्गर की बात करेंगे, लास्की की बात करेंगे, लिंडसे की बात करेंगे, बिलोबी की बात करेंगे, फिनिंग्स की बात करेंगे। इतने राइटर्स हैं जिन्होंने राज्य को क्या किया है, समुदाय के रूप में परिभाषित किया है, राज्य को समुदाय के रूप में माना है। देखिए राज्य लोगों की स्वतंत्रता का संरक्षक भी है और अपहरणकर्ता भी है। यह मैंने अपने साथ डिस्कस किया था आपके साथ मैंने। तो ये स्टेटमेंट किसका, ये स्टेटमेंट स्पेंसर महोदय का है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये प्रश्न क्या कहते हैं, जब आप वीडियोस को देखेंगे, पुराने वीडियोस को, तो वहां से आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और यहाँ पे उसको आप क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं और भी इसके साथ सवालों को मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, तो ध्यान से देखिए। प्रश्न पूछा जाता है कि किस सिद्धांत ने व्यक्ति के महत्व को स्वीकार किया है, तो वह आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा, नकारात्मक उदारवाद। सवाल को अगर बदल के पूछा जाए कि नकारात्मक उदारवाद में किसको महत्व दिया जाता है, व्यक्ति को, राज्य को, इनमें से दोनों को, इनमें से किसी को नहीं, तो क्या आपका उत्तर होगा, व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिवाद को आर्थिक आधार पर मान्यता, आर्थिक आधार पर चरम पर पहुंचाने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है, वो एडम स्मिथ साहब को जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का जो कार्य है वो सदजीवन मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना, 100 ऑफ द 100, मैंने बताया था आपको उस समय, वो स्टेटमेंट किसका है, ग्रीन का है। अगला क्वेश्चन से हम चर्चा करते हैं कि जीवन संघर्ष में योग्यतम की विजय सूत्र, ये कल्पना, ये बात किसने की है, किस लिए की जा रही है। इन्होंने कहा था कि जीवन में योग्यतम की विजय सूत्र की बात जो करता है वो डार्विन महोदय कहते हैं। वो कहते हैं, डार्विन की साइंटिफिक थ्योरी आपको पता है, वो कहता है कि जो डेवलपमेंट करना होगा, जिसको विकास करना होगा विकास कर लेगा, जो विकास नहीं कर पाएगा, स्वतः अपने आप को विकास नहीं कर पाएगा, क्या होगा, वह स्वतः खत्म हो जाएगा। तो डार्विन की जो थियरी थी वो किस पे थी, जीवन के संघर्ष में योग्यतम के चरण परिणति पर पहुंचने की थी। इसी में अगला जो सवाल आता है, व्यक्तिवाद को राजनीतिक आधार प्रदान करने वाला व्यक्ति कौन था, राजनीतिक आधार के रूप में राज्य को कौन देख रहा था, या व्यक्तिवाद को जो राजनीतिक आधार था, पॉलिटिकल जो ग्राउंड था व्यक्तिवाद का, वो किसने तैयार किया, वो तैयार किया था J.S. मिल साहब ने।
पुलिस राज्य की संकल्पना किसकी है? नकारात्मक जो राज्य होंगे वो क्या होंगे? नकारात्मक जो राज्य का जो समर्थन कर रहे होंगे वो कैसे राज्य की बात करेंगे? वो पुलिस राज्य की बात करेंगे। हम इसी में चर्चा करेंगे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की जैसे आप बात करते हैं, यह जो स्टेटमेंट है किसका है? बेंथम का है। वो 4 स्टेटमेंट देगा, वो कहेगा अधिकतम व्यक्तियों के न्यूनतम सुख की बात करता है, अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम कष्टों की बात करते हैं। वो 4 स्टेटमेंट ऐसे बना के देगा कि आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाए। और जो ये स्टेटमेंट है, क्या कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इस स्टेटमेंट क्या करेगा? वहां से माइनस कर देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा सही नहीं है या कौन सा गलत है या उपयुक्त में सभी गलत है। तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपको यूटिलिटी नहीं पता होगा, उपयोगितावाद अगर आपने नहीं पढ़ा है, तब क्या कहते हैं आपका ये सवाल गलत होने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। अगला सवाल इसी में हम फिर आगे जब बढ़ते हैं तो सवाल है कि सकारात्मक उदारवाद राज्य को कैसे परिभाषित करता है, किन किन रूपों में देखता है? जो सकारात्मक उदारवाद है वो राज्य को किन रूपों में देखने का मतलब है कौन कौन से कार्य करने की उसको स्वतंत्रता देता है, कौन कौन से कार्य करने की उसको आज्ञा देता है, या कौन कौन से कार्य करने की उसको अधिकार देता है। वो जो है वो देखिए क्या क्या है। एक तो राजनीतिक हो गया, एक सामाजिक हो गया, एक आर्थिक हो गया, और चौथा जो होता है सांस्कृतिक होता है। तो ध्यान रखिएगा जो इसमें कल्चरल एक्टिविटी जो है वो जरूर आप इंक्लूड करिएगा, अदरवाइज क्या कहते हैं ये सवाल क्या कहते हैं अमूमन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दो के जोड़े बनाते हैं और तीसरे वाले पॉइंट को सांस्कृतिक कल्चर को छोड़ देते हैं। तो हम आप क्या करते हैं, हम आप वहां पे गलती कर जाते हैं, हमारे दिमाग में केवल सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ही रहता है, कल्चर एक्टिविटी को हम छोड़ देते हैं। हमें कल्चर को भी उसमें क्या है, कल्चर को भी ऐड करना है। देखिए व्यक्तिवाद की जो वैज्ञानिक व्याख्या है वो स्पेंसर महोदय ने की है। स्पेंसर महोदय ने व्यक्तिवाद की क्या की थी? वैज्ञानिक व्याख्या करने का मतलब क्या है कि जो नकारात्मक उदारवाद जो था उसको हम सकारात्मकता की तरफ ले आए, कल्याणकारी की तरफ हम पहुंचा दिए। तो ये क्या व्याख्या थी? यह व्याख्या क्या कहते हैं, ये स्पेंसर महोदय की व्याख्या की हुई थी। राज्य को जो सेवाधर्मी राज्य किसने बताया? मैकाइवर हमेशा जब भी बताएगा तो राज्य को क्या बताएगा? राज्य को बताएगा वो सेवाधर्मी स्टेट है, उसका कार्य ही केवल सेवा करना है, सेवा के लिए ही राज्य बना है। एक सवाल और आता है, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है क्या भारतीय संविधान में कहीं पर निहित या उल्लेखित की गई है? तो ये आपका आंसर होना चाहिए हाँ, उल्लेखित की गई है भाग 4 में। ध्यान रखिएगा भाग 4 में इसको उल्लेखित किया गया है। और एक सवाल और आता है कि जो यह कल्याणकारी राज्य है, जो कल्याणकारी राज्य है, इस अवधारणा का जन्म कहां से हुआ? यह जो अवधारणा आई वो कहां से आई? यह जो अवधारणा आ रही है वो बेवरेज रिपोर्ट से आ रही है। और तो फिर प्रश्न उठता है बेवरेज रिपोर्ट क्या है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा की बात हम कर रहे थे, हम बेवरेज रिपोर्ट की जो बात कर रहे थे, एक्चुअली था क्या कि इसमें विलियम बेवरेज इंग्लैंड में एक राइटर हुए और 1942 की घटना है इंग्लैंड की। और उन्होंने एक क्या कहते हैं एक फर्म बनाया, एक एनजीओ के तहत वो काम कर रहे थे और उसका जो नाम था सोशल इंश्योरेंस एंड अप्लाइड सर्विसेज। यह जो उन्होंने फंड बनाया, जो फर्म बनाया, इस फर्म में क्या था कि लोगों के इंश्योरेंस की बात की गई, लोगों के इंश्योरेंस की बात की गई, लोगों के जीवन की स्वतंत्रता की बात की गई। और जैसे यह बात इन्होंने कही, यह आपको क्या है फेबियन जो आपका जो फेबियन समाजवाद जो था उसके क्या है एक उदाहरण के रूप में, प्रतिमूर्ति के रूप में आया, उदाहरण स्वरूप ही देखा जाने लगा। तो यह क्या था, ये बेवरेज रिपोर्ट दोस्तों कल्याणकारी राज्यों को पहली बार क्या कहते हैं, यह मान्यता दिलाने के लिए सबसे पहली रिपोर्ट मानी जाती है कि मानव कल्याण के लिए राज्य क्या क्या व्यवस्थाएं करेगा। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने अपने आज जो ये सवाल थे, लगभग मैंने आपसे सब 50 सवाल पे मैंने आपसे चर्चा की होगी। ये जो 50 सवाल हैं, यह 50 सवाल अगर आप पढ़ेंगे तो एक बार जब आप स्टार्ट करेंगे करना तो बहुत सारी आपको समस्याएं आएंगी, जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होगा वो चीज़ें हम खुल के फिर से किताबों को पलटेंगे तो हम वहाँ पा पाएंगे। स्टेटमेंट आप याद नहीं कर सकते, अपने दिमाग में रखिएगा। स्टेटमेंट के हमेशा कीवर्ड्स पकड़े जाते हैं, कौन सा वो कीवर्ड्स है जिसके माध्यम से हम समझ जाएं कि मैकाइवर की बात है। जैसे मैकाइवर की बात करते हैं, अगर आपको सेवा धर्म याद है, राज्य के लिए अगर सेवा धर्म शब्द का अगर इस्तेमाल अगर है तो वह किसका होगा, वो उन्हीं होगा। उपयोगिता शब्द अगर याद आ रहा है तो किसका होगा, उनका होगा। वैज्ञानिकता की बात आएगी, वैज्ञानिक व्याख्या आएगी व्यक्तिवाद की, तो किसकी होगी, स्पेंसर की होगी। अधिकतम व्यक्तियों की अगर बात हो गई तो कहाँ चले जाएंगे हम सीधे भाग के चले जाएंगे बेंथम की तरफ। तो क्या है कि हमारा देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज होगा और इस पर हम काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे और आपको उसका कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिला होगा। एक
अंदर से इच्छा जगाइए कि आप जब क्वेश्चन, देखिए पढ़ना तो आसान है, किताबों में आप पढ़ तो सकते हैं, बशर्ते जब तक आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप बेहतर उसका रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन पेपर जब आप कमरे में सॉल्व करते हैं तो आपको वहाँ पर कमरे पे सॉल्व करना और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सॉल्व करना, दोनों में बहुत अंतर है। तो आप निरपेक्ष होके आप अपने क्वेश्चन पेपर को हल करिए, और ये आप एक रियलाइज करिए कि आप क्वेश्चन पेपर जो हल कर रहे हैं वो किस में हल कर रहे हैं, वो हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के हल कर रहे हैं। जब यह धारणा आपके मन में आएगी तो काम करने का तरीका और आप क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका और आप जिस माइंड सेटअप के साथ क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तब आप अपने दिमाग पर जोर देंगे, और तब क्वेश्चन आप राइटिंग जब कर रहे होंगे या जब आप क्वेश्चन को टिक कर रहे होंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। तो यह टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन टीजीटी, पीजीटी में काफ़ी सवाल यहाँ से उठते हैं। और लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या कहते हैं, आप वहाँ जब किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम दे रहे होंगे तो वहाँ से जो क्वेश्चनों की संख्या है वो केवल मात्र यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। लेकिन इसी जब उदार कल्याणकारी राज्य को जब हम और आगे जब ले चलेंगे 1990 के दशक का जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और यही जो उदारवाद है, यही जो व्यक्तिवाद है, इसको हम जब राज्य के सामाजिक समझौते के साथ जोड़ के ले चलेंगे तो आपको और भी बहुत सारी गूढ़ चीज़ें अभी आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कोई समस्या होती है तो मेरी जो ईमेल आईडी है centraluniversityau@gmail.com, आप इस पर कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9621222324, 9621222324। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप लोग टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसमें हिमांशु यादव पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से पॉलिटिकल साइंस का एक ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ पे जाकर आप मुझे साथ जुड़ सकते हैं। और जो PDF फाइल्स आपको मैं वहाँ भी प्रोवाइड कराऊंगा, और जो मेरा अगला वीडियो आएगा जब मैं अगला चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो उसके क्वेश्चन आंसर राइटिंग के पहले, क्वेश्चनों को करने के पहले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने के पहले, बात करने के पहले हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चन पे। अगला जो मेरा फॉर्मेट आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं स्क्रीन पे उन क्वेश्चनों को हल करा सकूं। स्क्रीन के माध्यम से मैं जान रहा हूँ कि अभी आपको जब मैं बात करता हूं तो संभव नहीं कि आप उतनी तेज लिख सकें, लेकिन ये क्या है, दिमाग में एक माइंडसेट आपका होना चाहिए। तो आप जब मेरे पुराने वीडियो देखिए और वहां से आपको बहुत सारी चीजें आपको लाभान्वित होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और पुनः क्या नाम है, पर्यावरण दिवस की आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद।